आज बात करते हैं साहिल वंश की। एक ऐसी कहानी जो 6 पीढ़ियों तक चली। पर यह सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक बहुत बड़े आइडिया की। एक ऐसा आइडिया जो एक ही परिवार के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी एक जबरदस्त टकराव की वजह बन गया। और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। सोचिए जरा, क्या कोई महान आदर्श, कोई बड़ा सपना पीढ़ियों तक टिक सकता है, या फिर वक्त और कह सकते हैं इंसानी फितरत उसे बदल ही देती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है इस वंश के फाउंडर से, ज्ञान सम्राट साहिल। एक ऐसा इंसान जिसके पास एक बहुत बड़ा विजन था, एक ऐसी दुनिया बनाने का जो ताकत से नहीं बल्कि ज्ञान से चले। अब साहिल के इस आइडिया को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो लड़ किससे रहे थे। वो लड़ रहे थे राजतंत्र से, मतलब एक ऐसी व्यवस्था से जिसे उनके अपने पिता चलाते थे। एक क्रूर शासक जिसके राज में आम इंसान की आवाज की कोई कीमत नहीं थी। और बस यही जुल्म साहिल की क्रांति की वजह बना। और यहीं एंट्री होती है हमारे हीरो महान साहिल की। और उन्होंने जो किया वो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सिंहासन को ही ठुकरा दिया, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? एक लोकतंत्र बनाने के लिए, एक ऐसा राज जो ज्ञान पर चलेगा, तलवार पर नहीं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक महान विचार को शुरू करना एक बात है और उसे जिंदा रखना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए देखते हैं कि अगली ही पीढ़ी में इस महान आदर्श के साथ क्या हुआ। तो साहिल का ये महान आदर्श बहुत जल्दी ही मुश्किलों में घिर गया। और मजे की बात यह है कि दरार कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि घर के अंदर से ही आई। साहिल के अपने ही बेटों ने अनजाने में ही सही उस टकराव के बीज बो दिए जो आगे चलकर इस वंश की सबसे बड़ी लड़ाई बनने वाली थी। और यहीं से ये पूरा वंश 2 हिस्सों में 2 अलग-अलग रास्तों पर बंट गया। एक तरफ थे साहिल के उत्तराधिकारी अतिरथ। उन्होंने पिता की ज्ञान वाली विरासत को बचाने की पूरी कोशिश की, हालांकि उनमें एक कमजोरी थी, पिता का स्नेह। और दूसरी तरफ थे उनके भाई श्रीलोक, जो पश्चिम के शासक बने। और यहीं से वंश में पहली बार आर्थिक लालच ने अपनी जगह बनाई। अब चौथी पीढ़ी आते आते तो ये छोटी मोटी दरार एक बहुत गहरी खाई बन चुकी थी। यहाँ हमें कई अहम किरदार मिलते हैं। एक तरफ अथिरम, जो सेल्फ रिलायंस और इंजीनियरिंग के ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूसरी तरफ अतिराज, जो बदले की आग में जल रहा है और कहानी का सबसे बड़ा विलन बन जाता है। और फिर है श्री आंख, श्रीलोक का वंशज, जो परिवार में बढ़ते लालच का कह सकते हैं जीता जागता चेहरा है। और अब हम पहुंचते हैं 5वीं पीढ़ी में, वो पीढ़ी जहां ये दोनों रास्ते, ज्ञान और लालच, एक आखिरी बार आमने सामने आने वाले थे। ये अब कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं रह गया था, ये तो अब इस पूरे वंश की आत्मा के लिए एक जंग थी। हाँ, 5वीं पीढ़ी, यहीं पर आकर यह संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। एक तरफ था साहिल का ज्ञान का आदर्श और दूसरी तरफ था बेकाबू लालच, और दांव पर सब कुछ लगा हुआ था। तो मैदान में 2 टीमें थीं, बिल्कुल साफ साफ। एक तरफ थी टीम नॉलेज, जिसे लीड कर रहे थे अथिराम। उनका कोर वैल्यू था ज्ञान और डिप्लोमेसी। उनके साथ कौन थे? सेनापति अतिदेव, जासूसी में माहिर जलधारा और बुद्धिजीवी श्री ज्ञान। दूसरी तरफ थी टीम ग्रीड, जिसका लीडर था श्री लोभ। इनका मकसद बस पैसा और ज्यादा पैसा। और इनके साथ ही थे जलराज, जो समुद्री लालच के प्रतीक थे। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या थी? अथिराम की जीत ब्रूट फोर्स यानी कि पार्श्विक बल से नहीं हुई, बल्कि वो उन्हीं आदर्शों से जीते जो उनके परदादा महान साहिल ने बनाए थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक अच्छा आइडिया हमेशा किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर होता है। तो सवाल ये है कि अथिराम ने ये किया कैसे? कैसे एक इंसान ने अपने परदादा के उस सपने को, जो लगभग मर चुका था, फिर से जिंदा कर दिया? चलिए उनकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, अथिराम की जीत कोई तुक्का नहीं थी, इसके पीछे एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी। स्टेप 1, उन्होंने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। अपने सहयोगी जलधारा से उन्हें बहुत जरूरी खुफिया जानकारी मिली। स्टेप 2, उन्होंने अलायंस बनाए, मतलब कूटनीति का इस्तेमाल करके उन सभी गुटों को एक साथ ले आए जो पुराने आदर्शों में यकीन रखते थे। और स्टेप 3, आदर्श को फिर से स्थापित किया, यानी लोकतंत्र की फिर से स्थापना की। ये ताकत की नहीं, दिमाग की जीत थी।
और इस बात का सबसे बड़ा सबूत कि लोकतंत्र सच में वापस आ गया था, वो था ये नंबर 1। सिर्फ एक वोट के अंतर से श्री ज्ञान को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर चुना गया। ये एक सिंबॉलिक जीत थी, ये बताने के लिए कि अब हर एक वोट, हर एक आवाज की कीमत है। तो लड़ाई खत्म हुई, लोकतंत्र वापस आ गया, सब कुछ ठीक हो गया है ना? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस महान संघर्ष का जो आखिरी नतीजा निकला, वो शायद थोड़ा हैरान करने वाला है। और वो हैरान करने वाला मोड़ ये है कि वंश दोबारा एक नहीं होता, बल्कि वो टूट जाता है। लेकिन लड़ाई से नहीं, बल्कि शांति से। जीत के बाद एक बड़ा साम्राज्य नहीं बनता, बल्कि सब अपनी मर्जी से अलग हो जाते हैं। शायद सब समझ चुके थे कि जबरदस्ती साथ रहने से बेहतर है शांति से अलग-अलग रहना। तो इस बंटवारे से पहला राज्य जो बना वो था नॉर्दर्न फूड प्रोवाइडर रिपब्लिक। इसे शांतनु लीड कर रहे थे, जो अथिराम के ही वंशज थे। ये राज्य सेवा और सबका पेट भरने के सिद्धांत पर चलता था। कह सकते हैं कि ये साहिल के असली आदर्श का प्रतीक था। फिर बना वेस्टर्न मेटल एम्पायर, जिसे धनंजय लीड कर रहे थे, जो श्री लोभ के वंशज थे। तो हाँ, धन और इंडस्ट्री की विरासत चलती रही, लेकिन अब वो अपनी सीमाओं में थी। मतलब लालच खत्म तो नहीं हुआ, पर हाँ, उसे काबू में जरूर कर लिया गया। और तीसरा राज्य था मैरीटाइम सॉवरेनिटी। इसका लीडर था सागर राज, जल राज का वंशज। ये समंदर पर राज करते थे, जो पावर की एम्बिशन का एक कंट्रोल्ड वर्जन था। तो अब तीनों आइडियोलॉजी, ज्ञान, लालच और शक्ति, अलग अलग लेकिन शांति से एक साथ मौजूद थी। और ये सब हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है, आखिर साहिल की असली विरासत क्या थी? एक बड़ा, एक अखंड राष्ट्र, या एक ऐसी स्थायी शांति जो पीढ़ियों तक चले, भले ही उसके लिए सबको अलग ही क्यों ना होना पड़े? इस कहानी का असली मतलब क्या है, ये सोचने वाली बात है।